ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का लेक्चर लेकर आया हूँ। मेरा इंटरेस्ट दो इकोनॉमिस्ट में है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल लॉरेट्स हुए वो, और दो को नहीं तीन को मिला है, लेकिन मैं दो में खास कर इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि इनकी बुक मैंने पढ़ी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा व्हाई नेशंस फेल, एंड ये बुक 2012 में लिखी गई थी, 2013 में मैंने ली थी और मैंने उसी समय इस बुक को पढ़ा था। हालांकि दोबारा भी फिर मैंने पढ़ा है अभी। तो ये बुक मुझे बहुत सरप्राइज किया, बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि इन्होंने देशों को गरीब होने का या नेशन को फेल करने का जो कारण बताया है वो मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा। जैसे देखिए माय स्टूडेंट्स, हियर आई हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स बोथ। जैसे एक सामान्य नेचर या प्रवृत्ति या एक फितरत रही है वेस्टर्न स्कॉलर्स की कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो पोवर्टी होती है या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो अंडर डेवलपमेंट होता है उसका ठिकरा वो थर्ड वर्ल्ड के लोगों पर ही फोड़ना चाहते हैं। ये शुरू से मैंने देखा है। जैसे अब अगर आई एम जस्ट गिविंग अ रेफरेंस टू अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर महोदय क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म इंडिया में इसलिए नहीं पनप सका क्योंकि इंडिया का जो कास्ट सिस्टम था वो कास्ट सिस्टम बड़ा स्टैटिक था, एंड जब इंडिया का जो रिलीजियन था, so whatever may be the religion, none of Indian religion was having rationalism, the economic rationalism what we find in Protestant movement of Europe। माने उनका कहना है कि देखिए भारत में चाहे जो भी धर्म रहे हो, धार्मिक पंथ रहे हो, चाहे वो ब्राह्मण पंथ रहे हो, बौद्ध रहे हो, जैन रहे हो या इस्लाम रहा हो, उनमें वह इकोनॉमिक रैशनलिज्म, वह आर्थिक तर्कशीलता नहीं थी जो पश्चिम की प्रोटेस्टेंट पंथ में थी। कार्ल मार्क्स महोदय कुछ वैसा ही कह गए, उस समय की बात बता रहा हूं। अभी लेटेस्ट में जैसे देखिए ये बुक है और इस बुक का सबसे अधिक जो इसके लिए जो उन्होंने प्रेज के वर्ड्स लिखे हैं, कंपेलिंग राइटली रीडेबल, वो कोई और नहीं, नियाल फर्गूसन है। और नियाल फर्गूसन को आप एक बहुत बड़ा अपोलोजिस्ट मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब ये जो इकोनॉमिस्ट है इनका कहना है कि देखिए नेशन इसलिए नहीं फेल करते हैं कि कोई ज्योग्राफिकल कॉजेज होता है या रिसोर्सेस की कमी होती है। वो यहाँ तक नहीं मानते कि सब सहारन कंट्रीज में रिसोर्सेस की कमी है इसलिए वहां पर जो या रिसोर्सेस को लूटा गया है वेस्टर्न पावर्स के द्वारा, या जो कॉलोनियलिज्म है वो एक एक्सप्लॉइटेटिव फोर्स के रूप में काम किया है जिस कारण से अफ्रीकन देश को गरीबी हुई है या बहुत सारे एशियन कंट्री लाचार है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसमें मुख्य कारण है उनका जो क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वो वीक है। अगर आपका क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बेहतर रहेगा, उन्होंने जानते हैं दो टर्म को क्वाइन किया है, बी केयरफुल। एक है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, दूसरा है एक्सट्रैक्टिव। तो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस वो हैं जो लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करता है, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट लाता है, पर्सनल फ्रीडम को इंश्योर करता है, प्रॉपर्टी राइट्स को इंश्योर करता है। तो कहते हैं कि अगर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस है तो लोगों को इंसेंटिव मिलता है वर्क करने का, एक्यूमुलेट करने का, इन्वेस्ट करने का, और इकोनॉमी की तरक्की होती है। एक्सट्रैक्टिव कहते हैं जहां पर्सनल फ्रीडम नहीं है, गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक है, रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करती है, पर्सनल फ्रीडम को इंश्योर नहीं करती है। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस अगर होता है वो देश पिछड़ता चला जाता है। तो देखिए अब सवाल ये उठता है कि क्यों ये तथाकथित जो आज ग्लोबल साउथ है वो क्यों पिछड़ा हुआ है, या एशियो अफ्रीकन कंट्रीज क्यों पिछड़ी हुई हैं। बहुत सारे देशों में गरीबी है, माल न्यूट्रिशन है, फूड क्राइसिस है। उन सब का एक्सप्लेनेशन वो वहाँ की इंस्टीट्यूशंस को देते हैं। वो ये इस बात को नहीं याद करना चाहते हैं जैसे जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म है उसने कहाँ तक एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने किस तरह से हमारे यहाँ एक इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म भी लाया जिसमें उन्होंने हमारे इन्वायरमेंट को भी डैमेज कर दिया, और उनकी लेगेसी चली आ रही, या फिर हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर भी एक कॉज होता है। तो कल्चरल फैक्टर जैसे कॉज को भी उन्होंने एक तरह से अंडरमाइन किया है, ज्योग्राफिकल फैक्टर, कॉलोनियल फैक्टर, इतना तक कि वो बताते हैं कि कॉलोनीज में भी फर्क आ गया। उन्होंने कहा कि देखिए जिस कंट्रीज में कॉलोनाइजर्स रहना पसंद करते थे
उनका ये कहना है कि कुछ कंट्रीज ऐसे थे जहां वो रहना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था। जैसे दे आर गिविंग द एग्जाम्पल, सब सहारन अफ्रीका है या इंडिया जैसे कॉलोनी है, साउथ ईस्ट एशियन कॉलोनीज है। तो उनका कहना है कि वहां पर वो रहना पसंद नहीं करते थे। दे वर नॉट द सेटल्ड कॉलोनीज फॉर द फैक्ट दैट कि इन दोज कॉलोनीज द मोर्टेलिटी रेट वाज हाई एंड दे वर प्रोन टू डिजीजेज और इन्फेक्शन। तो वहां पर उन्होंने अवॉइड किया रहना, तो उन्होंने वहां सेटल किया जहां उनको ज्यादा कंजेनियल एटमॉस्फेयर मिला, जैसे यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। तो जहां उनको रहना था वहां वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते थे, वहां वो चाहते थे वहां की इकोनॉमी की ज्यादा बेहतर तरक्की हो। तो वहां पर उन्होंने इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाए, और जहां उन्हें नहीं रहना था वहां उन्होंने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाए। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस की वजह से कुछ कंट्रीज पिछड़ते चले गए, और जब इनको फ्रीडम मिला तो इनको चाहिए था कि रिवोल्ट करके, रेवोल्यूशन लाकर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करके अपने यहाँ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बना लेते, लेकिन नहीं। कॉलोनियल पावर के डिपार्चर के बाद भी इनकी जो नेशनल गवर्नमेंट बनी, उन्होंने इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए, और आज तक अपने फायदे के लिए एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस को बनाए हैं, और जिस वजह से ये पिछड़ते जा रहे हैं। बट माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि इन इकोनॉमी से बहुत सारे हमारे अदर थिंकर्स हैं, थर्ड वर्ल्ड के थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसको स्ट्रांगली अपोज किया है, इस व्यू को, कि देखिए आपका ये वन साइडेड व्यू है, और अगर ये वन साइडेड व्यू है तो आपको नोबेल प्राइज मिल रहा है। और हमारे बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऑथर्स है जो जेन्युइन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, बट नोबेल कमिटी उनके लिए केयरफुल नहीं होती है। तो मैं इस व्हाई नेशंस फेल, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक लगी थी, इसलिए नहीं लगी थी कि मैं इसे कन्विंस हुआ था, इनका एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत यूनिक लगा था, और वास्तव में इनको नोबेल प्राइज मिला, तो मैंने सोचा कि ये व्यू मैं आपसे शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू लेटर।